हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ पोर्टल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक लीगल अपडेट के बारे में। और ये जो अपडेट है, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इसको जानने के बारे में इंटरेस्टेड होंगे। और स्पेशली स्पेशली वुमेन जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे जानने में, क्योंकि बहुत उनके लिए जानना जरूरी भी है। बहुत बार क्या होता है कि सही लीगल एडवाइस ना मिलने की वजह से, कई बार पीयर प्रेशर से, कई बार सोसाइटल प्रेशर की वजह से वो अपने राइट्स एक्सरसाइज ही नहीं कर पाती। और फिर कई बार क्या होता है, कई बार जो कुछ मैरिजेस जो है ओवर हो जाती हैं, यानी कि डिवोर्स हो जाता है, तो उनको लगता है कि इट्स लाइक एंड ऑफ एवरीथिंग और डिवोर्स के बाद तो कुछ हो नहीं सकता। तो उसी के ऊपर फुल बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया अभी। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को ही एनालाइज करते हैं, उन्हीं उन्हीं को ही ज्यादा समझते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली पूरे ऑल ओवर इंडिया में बाइंडिंग होती है। बट इस हाई कोर्ट की जजमेंट को मैं क्यों आज डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो है वहाँ के फुल बेंच ने पास की है। अब फुल बेंच फ्रेंड्स क्या होता है, हर हाई कोर्ट में एक सिंगल जज की बेंच होती है। उसके बाद कुछ मैटर्स के लिए वहाँ डिवीजन बेंच यानी कि टू जजेस की बेंच होती है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर कोई कंफ्यूजन होती है, जो जो सिटिंग बेंचेस होते हैं उनको लगता है कि कोई जो ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जजमेंट है, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है, उससे वो अग्री नहीं कर रहे हैं, उनका व्यू कुछ और है, तो दे कैन नॉट ओवर रूल एनी कोऑर्डिनेट बेंच जजमेंट। तो उसके लिए उस सिचुएशन में उनको क्या करना पड़ता है, उनको एक फुल बेंच को रेफर करना पड़ता है। फुल बेंच का मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट के लिए होता है 3 जजेस। तो क्योंकि ये 3 जजेस यानी फुल जज बेंच की जजमेंट है, और ये जजमेंट जो है ये एक्चुअली इंडिया के हर हाई कोर्ट में बाइंडिंग होगी, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर हमारे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल पे जाके हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको पता लगे कि इस चैनल पे आपको किस तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा। और अगर आपको लगता है वो कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी अपडेट जाए सबसे पहले आपको। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, पहले तो समझते हैं कि ये पूरा मैटर है क्या। ये ये जो जजमेंट है, इसका नाम है, ये इसका जो नाम है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसको आप आराम से अपने जब भी आपको फ्री टाइम हो उसको पूरा पढ़ सकते हैं। आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम इसमें जो डिस्कस करने वाले, पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं। इस मैटर में जब ये हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच के आगे चल रहा था ये मैटर, तो वो जो सिंगल जज बेंच था, वो जो सिंगल जज थे, उनके सामने एक क्वेश्चन आया कि जी अगर किसी एक मैरिड कपल का लेट्स से डिवोर्स हो जाता है और डिवोर्स कंप्लीट हो जाता है, ऑल द प्रोसीडिंग्स आर डन। तो व्हेन ऑल द प्रोसीडिंग्स आर डन, इट मींस कि अब क्या है, शादी का जो स्टेटस था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब ना तो लड़की का अपने हस्बैंड से कुछ लेना देना, ना हस्बैंड का अपने वाइफ से कोई लेना देना नहीं बचा। अब ऐसे केसेस में एक क्वेश्चन निकल के आया कि जी जो प्रॉपर्टी वाइफ की थी, जो वाइफ या फिर जो वाइफ जो प्रॉपर्टी वाइफ जो है अपने हस्बैंड को दे दी है रखने के लिए, अब अगर मान लो डिवोर्स हो जाता है, तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा। और उस प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर वो प्रॉब्लम से डिवोर्स आज हो गया, लेकिन उस प्रॉपर्टी की याद जो है, उस प्रॉपर्टी की जो याद है, वो वाइफ को, उस लेडी को आती है लेट्स से 5 इयर्स बाद, और मे बी 10 इयर्स बाद। तो अब वो 10 साल बाद क्या करे, उसको 10 साल बाद याद आता है कि भाई मेरा तो 10 लाख का गोल्ड था जो मैंने इसको रखवाया था, डिवोर्स के टाइम में लेना भूल गई, तो अब मैं फंस गई। अब मैं क्या करूं। अब अगर अब बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अब अगर वो अपने एक्स हस्बैंड से बोलेगी, तो वो तो ऑब्वियसली बात है देने नहीं वाला, ना ही उसके एक्स पेरेंट्स इन लॉ देने वाले हैं। तो ऐसे में क्या करे, क्या वो वुमेन बिल्कुल हेल्पलेस है, क्या वो रेमेडी लेस है। ये क्वेश्चन के ऊपर ये सिचुएशन उस सिंगल जज के सामने आई। तो काफी सारी जजमेंट्स को देखने के बाद उनका व्यू पॉइंट ये था कि वो इस चीज से, उनका उनका कहना यह था कि वो इसके ऊपर कोई एक्चुअल फाइंडिंग नहीं दे सकते, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बहुत ही ऑपोजिट व्यूज हैं बहुत सारे हाई कोर्ट्स के, और इसकी एक रेफरेंस होनी बहुत जरूरी है टू सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल। इसीलिए फुल बेंच को ये बाय रेफरेंस ये मैटर भेजा गया। और जो जो रेफरेंस थी उसके अंदर क्या था, देखिए वो क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन सिंपल था, whether the trust created by a wife entrusting her property to her husband gets extinguished after the dissolution of marriage, and whether she can initiate proceedings invoking section 10 of limitation act without any limitation of time। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे जुरिस्प्रूडेंस का, हमारे फैमिली लॉज का, हमारे मैट्रिमोनियल लॉज का भी, कि जब शादी होती है और वाइफ जो है अपना अपना जो स्त्रीधन लेकर आती है। अब फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता स्त्रीधन क्या होता है, तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे आने वाली सीरीज में, अभी जो हमारी लॉ लेक्चर की सीरीज चल रही है, उसमें हम बहुत जल्दी हम अपनी फैमिली लॉ की सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। उसमें आपको ये सब चीजें जानने को मिलेंगी। तो वापस आते हैं, तो जो भी वुमन शादी में अपना स्त्रीधन लेकर आती है, वो जो है लेट्स से अगर वो अपने हस्बैंड के पास उसको रखवा देती है, तो वहां पे एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है।
अब ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड के पास ही ट्रस्ट क्रिएट होता है, अगर वो वुमन जो है वो अपना सारा जो भी स्त्रीधन लेकर आई है, अगर वो अपने पेरेंट्स इन लॉ के पास भी रखवाती है, तो वहां पे भी एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है। अब लेट्स से कि चाहे उसने एग्जांपल के लिए समझते हैं कि उसने अपने हस्बैंड के पास रखो भी वो स्त्रीधन लाई थी, अब वो स्त्रीधन हस्बैंड के पास है, वहां पे एक ट्रस्ट क्रिएट हो गया। अब क्या हुआ, फॉर सम रीजन ये शादी नहीं चल पाई, यहाँ पे जी डिवोर्स तक की नौबत आ गई और डिवोर्स हो भी गया। और वही एग्जाम्पल हम अपना वापस लेते हैं। एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं कि जी जो स्त्रीधन से जो स्त्रीधन जो लेकर आई थी वुमन, वो इट वाज वर्थ 5 लाख, करेक्ट। अब 5 लाख की प्रॉपर्टी उन्होंने हस्बैंड के पास रखवाई थी, अब वो वहां पे एक ट्रस्ट भी क्रिएट हुआ था इस 5 लाख की प्रॉपर्टी के ऊपर। अब जी शादी नहीं चल पाई और डिवोर्स की बात आ गई, डिवोर्स हो जाता है। एंड 5 साल बाद उस वुमन को याद आता है कि अरे मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने रखवाई थी वो तो मुझे मिली नहीं वापस, मैं क्या करूं, क्योंकि अब मैं वापस मांग रही हूँ तो वो मना कर रहे हैं कि भाई जब 5 साल पहले डिवोर्स हुआ था आपको तभी लेना चाहिए था, अब तो इतने साल हो गए, अब तो कोई राइट ही नहीं बनता। तो बैकएंड समझने के बाद हम आते हैं कि कोर्ट ने इसको एनालाइज कैसे किया, इस पूरी सिचुएशन को। सबसे पहले तो कोर्ट ने सेक्शन 10 ऑफ लिमिटेशन एक्ट को एनालाइज किया। अब फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा सेक्शन अगर आपको पढ़ना है तो स्क्रीन पर आ रहा है, आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें, और आप अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ मैं एक सिंपल तरीके से इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें बस ये लिखा हुआ है कि कभी भी अगर कोई ट्रस्ट क्रिएट होता है तो उस ट्रस्ट के राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। दैट इज कि अगर कोई ट्रस्ट क्रिएट होता है और उसका जो बेनिफिशियरी है वो उसको जो है उसका बेनिफिट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वहां पे कोई लिमिटेशन जो है, वहां पे कोई भी टाइम लिमिटेशन जो है वो अप्लाई नहीं होगी। कोई लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब है जो बेनिफिशियरी है वो चाहे 5 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, चाहे 50 साल बाद, वो एक सूट स्टार्ट कर सकता है, फाइल कर सकता है टू क्लेम दैट प्रॉपर्टी जिसका वो बेनिफिशियरी था उस ट्रस्ट में। ठीक है, ये तो होगी लिमिटेशन एक्ट के बाद। अब उसके बाद हम आगे आते हैं कि फिर कोर्ट का कहना ये था कि देखिए इट इज अ सेटल्ड लॉ कि जब कोई वाइफ इंटरेस्ट करती है अपनी कोई प्रॉपर्टी हस्बैंड को, अच्छा तो एक ट्रस्ट क्रिएट होता है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, and the husband in that situation is bound to return the same to his wife, and if the same is not returned, the wife has the right to demand the same by filing a suit, or as in the present case, an application before the family court, or take other necessary steps under the relevant statute. अब बात ये आती है कि जी ठीक है, अगर अगर वाइफ को अपनी प्रॉपर्टी चाहिए तो वो एप्लीकेशन सूट जो फाइल करना है वो कर सकती है, लेकिन सारा मुद्दा यहाँ पे आ गया कि जी टाइम लिमिटेशन, कि क्या ऐसे तो कोई भी 10 साल बाद उठकर आएगा और आके बोलेगा कि जी मेरी प्रॉपर्टी जो मैं उस टाइम डिवोर्स टाइम देना भूल गई थी वो इनके पास है, मुझे वापस चाहिए, क्या वो मेंटेनेबल भी होगा? तो इस चीज पे पहली बात तो जब हमने समझा कि ट्रस्ट जब क्रिएट हो गया तो ट्रस्ट क्रिएट होना तो चलो एक सेटल लॉ हो गया, ठीक है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन कभी कोर्ट के सामने आती है कि जी टाइम लिमिटेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ये टाइम इतना लैप्स हो चुका है, 5 साल 10 साल 20 साल हो चुके हैं, तो ऐसे में कोर्ट की क्या ड्यूटी होती है, कोर्ट को दो चीजें देखनी होती है। नंबर वन, whether a trust has been created at any point of time, कि क्या कभी वो ट्रस्ट क्रिएट हुआ भी है, क्या जो आज ये वुमन आके बोल रही है कि जी जब मेरी शादी हुई थी मैंने अपनी स्त्रीधन अपने सब कुछ रखवाया था वहां पे, क्या एक्चुअली रखवाया था? फर्स्ट क्वेश्चन तो कोर्ट को ये डिटरमाइन करना होता है। एंड नंबर टू, if a trust has been created and the husband remains in the position of the trustee, whether it gets extinguished on the dissolution of marriage or under any other circumstances. अब ये फ्रेंड्स ये जो है ना अंडर एनी अदर सर्कमस्टांसेस, आप इसको याद रखना, इस पे हम अभी दोबारा आएंगे। मेन बात ये आती है कि जी जिस भी कोर्ट में जो एप्लीकेशन फाइल होगी, सूट फाइल होगा, ये सारे क्वेश्चन तो जो है ना अकॉर्डिंग टू मी ये तो आते हैं बाद में। सबसे पहले तो मेंटेनेबिलिटी ही देखी जाएगी। अगर सूट मेंटेनेबल नहीं होगा, अगर आपके पास राइट ही नहीं रहेगा कोर्ट अप्रोच करने का, तो ये क्वेश्चन कहाँ आएंगे? इसके तो सारी बात ही खत्म हो गई, करेक्ट। तो अब समझते हैं कि जी ट्रस्ट एक्चुअली में खत्म कैसे होता है। देखिए ट्रस्ट बनाते कैसे, क्या होता है, वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। उसके ऊपर हम आने वाले टाइम में हमारी सब्सिक्वेंट वीडियोस में ट्रस्ट एक्ट के ऊपर भी पूरे एक लेक्चर सीरीज आएगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब सेक्शन 77 देखिए क्या बोलता है। ए ट्रस्ट इज एक्सटिंग्विश्ड व्हेन इट्स पर्पस इज कंप्लीटली फुलफिल्ड। नंबर टू, व्हेन इट्स पर्पस बिकम्स अनलॉफुल। Number three, when the fulfillment of its purpose becomes impossible by destruction of the trust property or otherwise, and when the trust being revocable is expressly revoked। तो यहाँ पे जो हमारी जो मेन चीज है वो बेसिकली ये तीन ही है, इसको तो आप फिर भी हटा सकते हैं। तो अगर हम इसको समझें हम तो देखिए ट्रस्ट कैसे खत्म हो सकता है, जब या तो जो है उसका जो पर्पज है वो पूरा हो जाए। वेरी ऑब्वियस कि अगर आपने किसी रीजन के लिए ट्रस्ट बनाया है, वो रीजन वो आपका जो गोल है वो अचीव हो जाता है, तो ट्रस्ट वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। नंबर टू, व्हेन इट पर्पस बिकम अनलॉफुल,
अगेन इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि अगर जिस पर्पस के लिए आपने बनाया वही अनलॉफुल है तो वो ट्रस्ट भी अपने आप में वॉइड अब इनिशियो हो गया। ये जो मेन पॉइंट है नंबर 3, अब देखिए ये क्या बोलता है, when the fulfillment of its purpose becomes impossible by destruction of the trust property, यानी कि जिस प्रॉपर्टी को आपने इंटरेस्ट किया था अगर वो प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, खराब हो जाए, बेकार हो जाए किसी रीजन से, तो वो ट्रस्ट तो खत्म हो गया, ठीक है। और अदरवाइज, अब इसको भी यहाँ नोट करें फ्रेंड्स, इस पे भी हम वापस आएंगे। अभी तक हम समझ गए कि ट्रस्ट खत्म कैसे होता है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि अगर कोई वाइफ है, कुछ अपनी जो स्त्रीधन है या जो भी उसकी अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ स्त्रीधन पे अप्लाई नहीं होता। लेट्स से कि शादी में उस वुमन को उसके ससुराल वाले भी जो हैं, यानी उसके हस्बैंड की तरफ से उसे कुछ जूर नहीं मिलते, लेट्स से, या कुछ भी सामान मिलता है, वो उसको भी अपने पेरेंट्स इन लॉ या हस्बैंड के पास रखवा देती है, तो वो भी अब वुमन की प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर भी एक ट्रस्ट क्रिएट हो चुका है, जिसके लिए उसके हस्बैंड इज लायबल टू रिटर्न, या जिसके पास भी वो ट्रस्ट की गई है, करेक्ट। तो अभी तक हमने समझा कि जी ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है जब भी कोई वुमन अपने हस्बैंड के पास कोई प्रॉपर्टी रखवाती है, और नंबर 2, ट्रस्ट खत्म कैसे होता है। तो अपनी एनालिसिस करने के बाद कोर्ट ने देखिए क्या बोला। कोर्ट ने बोला कि देखिए जब एक ट्रस्ट क्रिएट होता है, जब एक वाइफ अपने हस्बैंड को अपनी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट करती है तो एक ट्रस्ट क्रिएट होता है। और अगर किसी भी सिचुएशन में, जो हमने अभी पीछे पढ़ा सेक्शन 77 में कि ट्रस्ट कैसे खत्म होता है, अगर उनमें से कोई भी चीजें नहीं होती है तो जो ट्रस्ट क्रिएट किया हुआ है वो खत्म नहीं होगा, वो चलेगा, करेक्ट। और वो चलेगा टिल इंडेफिनेट ऑफ टाइम, यानी कि आप वो जो वुमन है वो चाहे 5 साल हो, चाहे 10 साल, चाहे 50 साल बाद हो, वो तब भी उसको क्लेम कर सकती है, तब भी उसके लिए सूट फाइल कर सकती है, कोर्ट जा सकती है। ये रेमेडी उसके पास अवेलेबल है क्योंकि वो ट्रस्ट जो है कभी खत्म ही नहीं हुआ। ये तो हमने देख लिया कि कोर्ट की क्या जजमेंट थी, और बेसिकली अगर अभी फुल बेंच की अगर जजमेंट आई है तो ये एक लॉ ही बन गया है। तो अगर आप में से कोई भी इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है तो नाउ यू नो यू हैव एन ऑप्शन, तो आप इस रेमेडी को अवेल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, कोर्ट की जजमेंट जानने के बाद मैं आपको अपना ओपिनियन बता दूं कि मेरे ओपिनियन में, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस जजमेंट जो है सही है, गलत है, या फिर कितनी रीजनेबल। फ्रेंड्स, अभी हम वापस चलते हैं उस स्लाइड पे जब मैंने आपको बोला था कि आप उसको मार्क करें, करेक्ट। तो चलिए अब इसको एनालाइज करने के लिए मैं कहता हूँ कि चलो हम एक असम्पशन लेके चलते हैं कि ठीक है, सूट जो है मेंटेनेबल, कोई वुमन जो है 10 साल बाद या 20 साल बाद जाके एक सूट फाइल करती है कि जी मेरी प्रॉपर्टी उनके पास है, वो मुझे वापस चाहिए, और वो सूट जो है मेंटेनेबल हो जाता है। मेंटेनेबल होने की वजह से अब देखिए क्या देखना पड़ेगा कोर्ट को क्या देखना पड़ेगा। नंबर 1, वेदर अ ट्रस्ट हैज बीन क्रिएटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कोर्ट की फाइंडिंग क्या होगी, डेफिनेटली ट्रस्ट तो जी बना है, क्योंकि जब वाइफ है उसने एक टाइम पे अपनी प्रॉपर्टी तो इंटरेस्ट की थी हस्बैंड को, तो वो वहां ट्रस्ट क्रिएट हो गया, चले जी, ये हमें अफर्मेटिव मिल गया। नंबर 2, इफ अ ट्रस्ट हैज बीन क्रिएटेड and the husband remains in the position of a trustee, whether it gets extinguished on the dissolution of marriage or under any other circumstances। तो सबसे पहले हमने देखा ट्रस्ट तो जी क्रिएट हो गया। दूसरा, whether the husband remains in the position of a trustee। अब फ्रेंड्स आप बताइए, कोर्ट ये बोलता है कि जी डिवोर्स के बाद भी हस्बैंड जो है वो ट्रस्टी ही है उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा हो जाए कि जो सेक्शन 77 है उसके अकॉर्डिंग ट्रस्ट खत्म हो जाए। यानी कि एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब आप डिवोर्स कर ले रहे हैं, आपने पूरा एग्रीमेंट में सब कुछ डाला, एलिमनी डाली, अपनी सारी प्रॉपर्टी पहले क्लियर कर दी कि अब मेरे कोई क्लेम नहीं होंगे, तो वो तो फिर ट्रस्ट वहीं पे खत्म हो गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट का कहना है कि इवन आफ्टर मैरिज ट्रस्ट तो चल रहा है, तो द हस्बैंड विल बी लायबल टू पे बैक। और दूसरी बात ये, अब सेक्शन 77 में देखिए जो मैंने आपको मार्क कराया था, इस सेक्शन 77 का पार्ट सी क्या बोलता है, व्हेन द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स पर्पस बिकम इम्पॉसिबल। चले यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन और अदरवाइज। तो फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन, ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है इस चीज को लेके, कि ये जो अदरवाइज है, यानी कि जो फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस ऑफ ट्रस्ट है, इट बिकम्स इम्पॉसिबल इवन अदरवाइज, नॉट बाय सिंपली डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, लेकिन किसी और रीजन से भी। और अकॉर्डिंग टू मी, जब मैरिज ही डिसॉल्व हो गई, जब शादी ही खत्म हो गई पूरी, सारे सब कुछ खत्म हो गया, तो उसके बाद तो ट्रस्ट जो है, वो जो फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस है, देखिए क्योंकि वो जो फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस है ट्रस्ट का, वो खत्म हो गया। क्योंकि ट्रस्ट का पर्पस क्या था, वाइफ की जो प्रॉपर्टी थी उसकी सेफ कीपिंग करना। लेकिन जब शादी खत्म हुई, अब वो सेफ कीपिंग का पर्पस ही खत्म हो गया। तो जब वो ये अदरवाइज में मेरे हिसाब से वो चीज आनी चाहिए कि जी अदरवाइज की जो पर्पस है, इट हैज नाउ बिकम इम्पॉसिबल थ्रू अदर मीन्स, कि अब वाइफ तो वहां रह नहीं रही है, वो तो अपने घर में रह रही है, शादी ऑलरेडी खत्म हो गई है, सब सारे टाइज ओवर हो गए, तो अब वो पर्पस ही तो इम्पॉसिबल हो गया ना, तो ट्रस्ट देन एंड देयर खत्म हो गया। तो अगर जो है वाइफ जो है उस टाइम पे डिवोर्स के टाइम पे अपनी चीजें नहीं क्लेम करती है,
तो उसके बाद सूट फाइल कर, उसके बाद ये ट्रस्ट वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, तो ये ट्रस्ट वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, आता ही नहीं है। उसके बाद ये कि अगर अकॉर्डिंग टू मी, अगर 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 उस वुमन को कुछ क्लेम करना है, वापस से चाहिए, तो उसका ऑप्शन होता है कि भाई टू फाइल इज सिविल सूट। आप सिविल सूट फाइल करें कोर्ट के अंदर, और जो वो आपकी जो एक्चुअल रेमेडीज को लें और उसको फाइट करें। लेकिन ये, और उसमें भी, अब उसमें क्या है, इस सिविल सूट में एक टाइम लिमिटेशन तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि इस टाइम लिमिटेशन में अब आपकी जो लिमिटेशन एक्ट के अंदर लिमिटेशन है वो आएगी, सेक्शन 10 जो हमने पीछे पढ़ा, दैट विल बिकम इनएप्लीकेबल। तो आप विद इन टाइम लिमिटेशन उसको अवेल करें, और तभी तक हस्बैंड भी जो है लायबल है टू आंसर दैट, और इफ द कोर्ट डिसाइड्स टू पे बैक। बट all this is my opinion, and according to me this judgment is not a reasonable judgment, but so long as it does not get overruled by the Supreme Court, तो friends ये judgment is here to stay. Well, you all know, तो अब आपको पता है कि अब एक इस ऐसी सिचुएशन में भी आपके पास एक रेमेडी आज के टाइम में तो है। तो चलिए इस वीडियो को यही रैप अप करते हैं। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।